नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर कार्बन। कार्बन क्या होता है? कार्बन, जैसा कि इसमें नाम से आपको पता चल रहा है, जिसकी स्पेलिंग होती है कार्बन, CARBON, कार्बन। कार्बन हम किस अक्षर से जाने जाते हैं? हम उसको जानते हैं C फॉर कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है, मतलब वो मेटल नहीं होता है। अब उसके एटॉमिक नंबर, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि हर नॉन मेटल का एक एटॉमिक नंबर होता है, हर मेटल का भी एक एटॉमिक नंबर होता है, वैसे ही कार्बन का नंबर है 6। ये किस शेप में, किस तरीके से देखा जाता है? ये षटकोण की तरह देखा जाता है, मतलब ये हेक्सागोन शेप में दिखता है। अब इसमें हम इसको समझने के लिए और अच्छे से समझते हैं कि हम कार्बन को कैसे पहचानते हैं। रंग के अनुसार यदि हम देखें तो कार्बन काला रंग चिन्हित करता है। काला ये एक ऐसा रंग है जो हमें सामान्यतः बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाता है। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि काला रंग क्या क्या होता है। हम जिस पेंसिल से अपने पेपर में लिखते हैं उसकी जो नोक होती है वो भी होती है काले रंग की। जो कोयला होता है वो भी होता है काले रंग का। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसके रंग काले नहीं होते लेकिन उसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे कि शक्कर, चीनी, जो बहुत ही आसानी से और सामान्यतः हमारे घरों में पाई जाती है। इसके अलावा एक और वस्तु होती है जिसमें कार्बन होता है, जिसे हम डायमंड, हीरा कहते हैं। ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल पाया जाता है जो हमें कार्बन की याद दिलाता है, या उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें कार्बन होता है। अब इसके अलावा जो हम आंखों में काजल लगाते हैं वो भी काला रंग होता है, वो भी कार्बन का ही एक पदार्थ है। उसके अलावा जली हुई लकड़ी, जिसको हम राख की तरह समझे, वो भी काला रंग होता है, वो भी कार्बन होता है। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि सामान्यतया काले रंग की दिखने वाली वस्तुओं में कार्बन होता है। अब जो अगला प्रश्न हमारे मन में उठता है वो ये उठता है कि कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला कोल यानी कोयला, ग्राफाइट जैसा हमारी पेंसिल की नोक, उसके बाद डायमंड, हीरा, उसके अलावा लैंप, जैसे मानिए हमारे घर में एक कैंडल को या मोमबत्ती को हम जलाते हैं, उससे जो काली जो बुरादा निकलता है वो भी कार्बन है। उसके अलावा जैसे हम कोई लकड़ी जलाते हैं उसका भी जो अवशेष होता है वो भी कार्बन होता है। उसी प्रकार शक्कर भी कार्बन होता है। अब इसमें हम कैसे इसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में कार्बन होता है, लेकिन वो किस तरह से दिखता है, मतलब वो फिजिकली, भौतिक रूप से वो अलग दिखते हैं, लेकिन रासायनिक तौर पे उन सब में कार्बन होता है। जैसा कोयला, ग्राफाइट, डायमंड, कोल, लैंप का ब्लैक या फिर काला हिस्सा जो निकल रहा है, चारकोल, लकड़ी का बुरादा, ये सारे के सारे भौतिक रूप से अलग हैं लेकिन रासायनिक रूप से एक समान है। इस तरह की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप। जिन भी पदार्थ के भौतिक रूप अलग होते हैं लेकिन रासायनिक रूप में मूलतः कार्बन पाया जाता है, उसको हम एलोट्रॉप बोलते हैं। हम इससे ये समझ पाते हैं कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब ये जो एलोट्रॉप है ये अन्य वस्तुओं में भी पाया जाता है, अर्थात मानिए कि जिसका भौतिक रूप अलग होगा लेकिन रासायनिक समान होगा, उसको हम एलोट्रॉप बोलेंगे। अब एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के जो उदाहरण है या एग्जाम्पल है वो है डायमंड, ग्राफाइट, कोल, लैंप ब्लैक, वुड चारकोल, शुगर यानी शक्कर, ये सारे हमारे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। अब यदि इसी के और उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो कार्बन की तरह ही फास्फोरस और सल्फर, इसके भी एलोट्रॉप होते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम देख रहे थे कि कार्बन किन किन रूप में हमें दिखता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहा है डायमंड, ग्राफाइट, फुलरिन और सूट। ये सूट जिसको बताया जा रहा है ये वही पदार्थ है जो लकड़ी के जलने से या किसी मोमबत्ती के जलने से जो काली राख निकलती है उसको हम यहाँ पे सूट बोल रहे हैं। ग्राफाइट, जैसा कि हमारे पेंसिल की नोक को मैंने बताया, वो यहाँ पे ग्राफाइट के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। डायमंड यानी हीरा, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। अब इन चारों में से एक ऐसा पदार्थ आपको दिख रहा है जिसको हम यहाँ पे फुलरिन बोल रहे हैं। फुलरिन एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ नाम है। ये इसलिए इनका नाम दिया हुआ है, फुलरिन बकमिंस्टर इन साइंटिस्ट जी का नाम था, फुलरिन बकमिंस्टर।
इस पदार्थ का नाम ऐसा क्यों दिया हुआ है? इसको 1985 में ग्राफाइट को जब इन साइंटिस्ट ने 1865 डिग्री पर जब तापमान पर गर्म किया, तब ये एक नया पदार्थ बन के निकल के आया जिसे हम फुलरीन बोलते हैं। अब इसमें अलग क्या क्या होता है? ये जो पदार्थ होता है फुलरीन, ये अलग अलग उपयोग के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर बनता है, यानी जो विद्युत को अच्छे से प्रवाह करने में सहूलियत देता है। लुब्रिकेंट्स यानी जैसा ग्रीस होता है उसमें भी इसको मिलाया जाता है। तो इस चीज और इसकी दवाएं भी बनती हैं। इस पदार्थ को फुलरीन बोलते हैं। आपको अब आगे लेके चलते हैं एलोट्रॉप। जैसा कि आपको बताया एलोट्रॉप क्या होता है। एलोट्रॉप उसे हम कहते हैं जिसके फिजिकल प्रेजेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल सब्सटेंस जो होता है वो सेम होता है। यानी भौतिक रूप से वो अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से उसमें मूल एक पदार्थ होता है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप दो तरीके के होते हैं, एक क्रिस्टलिन, दूसरा एमॉर्फस। क्रिस्टलिन यानी सॉलिड, यानी पत्थर स्वरूप से दिखने वाली चीजों को हम क्रिस्टलिन कहते हैं। एमॉर्फस मतलब जो पाउडर के फॉर्म में दिखता है, पाउडर के पदार्थ के रूप में दिखता है, उसे हम यहाँ पे एमॉर्फस बोलते हैं। तो कार्बन के दो एलोट्रॉप के यहाँ पे पैटर्न आपको दिखाए गए हैं। उसमें से एक है क्रिस्टलिन, यानी जो पत्थर स्वरूप में दिखते हैं। पत्थर स्वरूप से दिखने का अर्थ है डायमंड। जैसा कि आपने पिछले वाली स्लाइड पे देखा हुआ था, यहाँ पर देखिए डायमंड जो है आपको एक पत्थर स्वरूप में दिख रहा है, मतलब एक सॉलिड है, एक ठोस वस्तु के रूप में दिख रहा है। दूसरा है ग्राफाइट। ग्राफाइट बहुत आसानी से हमारी समझ में आने वाली चीज है। हमारी पेंसिल की जो नोक है वो ग्राफाइट की बनी हुई है, वो भी एक सॉलिड यानी एक ठोस वस्तु है। उसी कड़ी में तीसरा आता है फुलरीन। फुलरीन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके जनक जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम से इसका नाम पड़ा है फुलरीन बकमिंस्टर। अब जो दूसरा हिस्सा है वो है एमॉर्फस, मतलब जो पाउडर के फॉर्म में, पाउडर पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जैसा कि कोयला, कोयले को यदि हम बारीक घिस दें तो वह एमॉर्फस फॉर्म में आता है। चारकोल यानी लकड़ी का जला हुआ जो बुरादा होता है काले रंग का, उसे हम चारकोल कहते हैं। लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक क्या होता है मित्रों? लैंप ब्लैक मतलब हम किसी भी बाती या दिया को जलाएं या फिर हम मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो जो काला रंग का लास्ट वेस्ट जो बचता है, जो आखिरी जला हुआ पदार्थ होता है, उसे हम एमॉर्फस के रूप में समझते हैं। अब ये कार्बन किस किस फॉर्म में, किस किस तरह से हमारे आसपास में पाया जाता है? ये दो तरह से पाया जाता है, एक फ्री स्टेट, दूसरा कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट हम किसे बोलते हैं? जिसमें मूलतः वह खुद स्वयं कार्बन होता है, जैसे कि डायमंड, कोल, चारकोल, ये फ्री स्टेट है। दूसरा स्टेट जो होता है वो होता है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मतलब वो किसी और के साथ मिल करके जब कोई दूसरा पदार्थ बनाता है तो हम उसे कहते हैं कंबाइंड स्टेट, मतलब कंपाउंड। कंपाउंड का जो उदाहरण है वो सबसे अच्छा है शुगर। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों? C12H22O11। मतलब इसमें मूलतः तीन चीजें हैं, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। कार्बन की मात्रा कितनी है? 12, हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है? 22, और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 11। तो ये मूलतः जब एक, दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर के कोई स्टेट फॉर्म होता है तो हम उसे कहते हैं कंपाउंड फॉर्म। तो जो कार्बन है वो दो तरह के फॉर्म में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट मतलब एलिमेंट, मतलब स्वयं जो कार्बन होता है, जो स्वतः कार्बन होता है, जिसमें कार्बन के अलावा कुछ और नहीं होता, जैसा कि डायमंड, कोल, चारकोल, ग्राफाइट। दूसरा कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म मतलब कंपाउंड फॉर्म में। कंपाउंड फॉर्म का जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, शुगर हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, ये सारी जितनी चीजें होती हैं इसमें कार्बन भी होता है और कार्बन के अलावा कुछ और पदार्थ भी मिलकर के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो मूलतः जो कार्बन है वो दो तरह से हमारे आसपास पाया जाता है, एक फ्री स्टेट, दूसरा कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मतलब कंपाउंड स्टेट में मिलेगा वो हमें। अब हम जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं तो हमें वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म की एनर्जी जो होता है वो जनरेट होता है, वो पैदा होता है। अब जो वो एनर्जी है वो अलग अलग फॉर्म की, अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि हीट, लाइट, साउंड। मतलब जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है, एनर्जी को ऊर्जा कहा जा रहा है यहाँ पर। ऊर्जा जो है वो अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे उसका तापमान का बढ़ जाना, दूसरा उससे कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की रोशनी निकलना,
तीसरा किसी ना किसी तरह का आवाज निकलना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पटाखे। जैसा कि हम दिवाली में कोई पटाखे जलाते हैं तो उसमें जो अंदर में ऊर्जा समाहित होती है वो किस किस तरह से हमें नजर आती है। एक, पटाखे जब जलते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है, रोशनी निकलती है, तो हम वही समझते हैं कि वो जो है लाइट एनर्जी है, मतलब वो एक अलग तरह की ऊर्जा है, रोशनी। दूसरा, वो गर्म हो जाता है, वो पदार्थ जब उसमें आग लगती है तो वो गर्म होता है, मतलब वो हीट एनर्जी को बाहर की तरफ निकालता है। अपनी जो उष्णा होती है, जो हीट होता है, उसको वो बाहर की तरफ निकालता है। तीसरा है साउंड, अर्थात आवाज। अब जैसे ही पटाखे फूटते हैं तो उससे एक आवाज भी बाहर आती है। तो ये तीनों तरह की जो ऊर्जा होती है वो उस पटाखे में समाहित होती है, लेकिन जब वो जलता है तो उससे ये तीनों तरह की जो ऊर्जा होती है वो बाहर की तरफ निकल के आती है। और इस पूरे प्रक्रिया को, जलने की प्रक्रिया को हम अंग्रेजी में कंबशन कहते हैं। जलना अर्थात कंबशन, मतलब एनी सब्सटेंस ऑन बर्निंग इवॉल्व्स एनर्जी। कोई भी पदार्थ जब जलता है तो वो ऊर्जा को बाहर की तरफ लाता है। वो ऊर्जा किसी भी अलग अलग तरह से हो सकती है। मानिए वो ऊर्जा हीट एनर्जी हो सकती है, मतलब उष्णा बढ़ सकता है, तापमान बढ़ सकता है, उसमें आवाज निकल सकता है, साउंड एनर्जी हो सकती है, या फिर लाइट के फॉर्म में भी निकल सकती है। तो इन तीन तरह से यदि कहीं पर कोई भी पदार्थ जलता है तो उस पूरी प्रक्रिया को हम कंबशन कहते हैं। तो साथियों, जो हम अभी देख रहे थे कि कंबशन क्या होता है। कंबशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी भी वस्तु को जलाया जाता है और वो जलने के बाद किसी न किसी अलग तरह की ऊर्जा को अपने अंदर से बाहर की तरफ निकालता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताया उष्णा, प्रकाश और आवाज, वेग। अब इसके आगे चलते हैं कि वो कौन सी चीज होती है, क्या हमारे आसपास पड़ी हुई सारी चीजें ज्वलनशील हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। सारी चीजें ऐसी नहीं हैं कि सारी की सारी चीजें जल सकती हैं। उदाहरण के तौर पे क्या पत्थर जलते हैं? क्या कभी सीमेंट जलता है? नहीं। लेकिन हाँ, कोयला जलता है, लकड़ी जलती है, कपड़े जलते हैं, किसी भी द्रव्य में आग लगती है, लेकिन पानी नहीं जलता। तो इस तरह से हम ये समझ पाते हैं कि हमारे आसपास में दो तरह की चीजें होती हैं, एक जो जलने योग्य हैं, दूसरे जो नहीं जलने योग्य हैं। हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, पहला कंबस्टिबल, दूसरा नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल वो होता है जो जलने योग्य होता है, जो दहनशील होता है। जो अदहनशील होता है, अर्थात जिसमें शीघ्र जलन नहीं होती है, जो नहीं जलता है, उसे हम नॉन कंबस्टिबल बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसा कि मैंने आपको बताया, पत्थर, सीमेंट, रेत, ये नॉन कंबस्टिबल है, अजलनशील, दहनशील। लेकिन कंबस्टिबल क्या है? लकड़ी, कोयला, कपड़े, केरोसिन, पेट्रोल, ये सारे के सारे कंबस्टिबल हैं। अब कोई भी चीज जलती कैसे है और कब है? क्या हम जैसे ही उसमें आग लगाते हैं तो जल जाता है? सारी की सारी चीजें क्या एक साथ एक ही समय पर, एक ही समय के बाद जलती हैं? तो उसका उत्तर होगा नहीं। जैसे कि कोयला थोड़ा देर बाद जलता है, लकड़ी थोड़ी आसानी से जलती है, पेट्रोल तुरंत जलता है, कपड़े थोड़े देर बाद जलते हैं। अब इन सब में अंतर वो कौन सी चीज है जो उसकी देरी या समय को बताता है? उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ये वो तापमान होता है जिसमें वो चीज को जलने में मदद मिलती है। अब इग्निशन टेम्परेचर को हम कैसे बता सकते हैं कि मानिए जैसे पेट्रोल और केरोसिन, ये दोनों द्रव्य पदार्थ में पाए जाते हैं। अब ये द्रव्य में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, मतलब उसमें बहुत ही कम फोर्स होता है, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बहुत जल्दी टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। अब ये तापमान जितना तेजी से बढ़ेगा तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो कम समय में पहुंच जाता है। ये इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही पहुंचता है उस पदार्थ का, वो कंबशन जो प्रक्रिया है जलने की वो शुरू हो जाती है। इसी तरह से कोयले का जो कंबशन इग्निशन टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए थोड़ी देर बाद कोयला जलता है। तो हम मूलतः इस चीज को ऐसे समझते हैं कि दो तरह की, एक होता है प्रक्रिया कंबशन, दूसरा दो तरह के पदार्थ होते हैं कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। अब ये कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल कैसे होते हैं? जो जल सकते हैं और जो नहीं जल सकते हैं। इसके बाद आता है इग्निशन टेम्परेचर। ये वो तापमान होता है जिस समय उसमें आग लगती है। तो हम इग्निशन टेम्परेचर को इस तरह से समझते हैं। अब मूलतः आग जो है वो क्यों जलती है, अग्नि होती क्या है और पकड़ती कैसे है? आपके सामने स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज में बीच में आपको अग्नि दिख रही है
और इसके तीनों कोने पर एक जगह पर ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा उष्णता, मतलब हीट एनर्जी, ऑक्सीजन और फ्यूल। फ्यूल मीन्स ईंधन, उष्णता मतलब हीट जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब गैस। अब मूलतः कहीं पर भी आग तभी पकड़ सकती है जब ये तीनों के तीनों पदार्थ उस जगह पर हों। मतलब मैं यदि किसी ईंधन को जलाना चाहता हूं तो उसको आग लगाने के लिए या जलने के लिए बचे हुए दोनों चीजों की अनिवार्यता है, होना जरूरी ही है। यदि वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। दूसरा, यदि वहां पे ऑक्सीजन और ईंधन है लेकिन उष्णता नहीं है तो वहां पर आग नहीं लगेगा। जैसा ये आपका है ईंधन। अब ये ईंधन के प्रस्तुति के बावजूद आपको आग जो है वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन भी और ईंधन भी यदि दोनों हैं लेकिन वहां पे उष्णता नहीं है तो वहां पे आग नहीं लगेगी। तो इस त्रिभुज को या ट्रायंगल को अंग्रेजी में कहते हैं फायर ट्रायंगल और हिंदी में कहते हैं अग्नि त्रिभुज। अब इसके माध्यम से जो आपको मैंने बार बार तरीके से समझा रहा हूं कि इसमें ईंधन, ऑक्सीजन और उष्णता तीनों का होना बहुत ही अनिवार्य है। अब उदाहरण के तौर पे हम ये समझते हैं कि हमें ये जो चीज है अग्नि, ये कैसे हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के बिना नहीं जलती। आप अपने आसपास में कभी भी देखते होंगे कि मैंने एक ग्लास के अंदर में एक मोमबत्ती को जला करके अंदर रख दिया है और वो जल रहा है। जैसे ही मैंने उस ग्लास के मुहाने पर एक लकड़ी का गाता या फिर किसी भी दफ्ती से उसको बंद कर दिया, वो इस तरह से बंद हो गई कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जाना अब बंद हो गई है। थोड़ा देर बाद आप देखेंगे कि वो जो जलती हुई लौ है वो बुझ जाती है। तो इस तरह से मुझे ये ज्ञात होता है कि बिना ऑक्सीजन के अग्नि जो है वो अपनी जगह पर नहीं रह सकती है। इसी में हम आगे की तरफ ये समझते हैं कि यदि कहीं पर आग जल रहा है, या आपने कभी सुना होगा या देखा होगा कि जलती हुई वस्तु को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए क्या किया जाता है, एक कंबल लेकर के उसे ढका जाता है। जब भी हम उस कंबल से उस अग्नि को ढकते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है वहां पर सप्लाई होना कम हो जाता है और वो आग धीरे से ठंडी हो जाती है। उष्णता को कम करने, मतलब यदि हमको अग्नि को बुझाना है या नहीं जलने देना है तो हमने जो उष्णता है, मतलब जो हीट एनर्जी है, उसको वहां से कम करना है। इसको हम कैसे कम करते हैं? किसी भी जलती हुई वस्तु पे जैसे ही हम पानी छिड़कते हैं तो जो उसका तापमान होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है और वो अग्नि प्रज्वलित होनी बंद हो जाती है। इससे हमें ये समझ में आता है कि ईंधन को, अग्नि जलने के लिए ऑक्सीजन और उष्णता अनिवार्य है। और यदि हमें इसी का विपरीत, यदि हमें अग्नि को बुझाना है तो हम या तो वहां से आसपास से ईंधन को हटा लें या ऑक्सीजन को हटा दें या फिर मैं उष्णता को हटा दूं। इन तीनों में से कोई से भी यदि एक चीज वहां पर नहीं होगी तो वहां पे अग्नि नहीं हो सकती है। इसी कड़ी में हम आगे एक और उदाहरण के तौर पे देखते हैं। ये देखिए, आपके सामने है मोमबत्ती की लौ। अब इसमें देखिए आपको 3 अलग अलग रंगों पर लौ दिख रहा होगा। अब इस मोमबत्ती के लौ पर आप ये देखिए, एक चीज है आउटर मोस्ट जोन, मतलब बाहरी। दूसरा है मिडिल जोन, मतलब मध्यम वर्गीय जो जोन है। तीसरा है आपका सबसे अंदर का जोन, जो बाती के बहुत ही करीब है, डार्क जोन। अब इसमें देखिए आपको रंगों में से भी अंतर समझ में आ रहा होगा। जो आउटर जोन होगा वो अलग कलर का है, अलग रंग का है। जो मध्यम वर्गीय जोन है वो अलग रंग का है और जो बाहर का जो जोन है वो अलग रंग का है। अब जो इसमें सबसे अंदर वाला इनर मोस्ट पार्ट है वो सबसे ज्यादा डार्क है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो डार्क है ये सबसे इनर मोस्ट है, सबसे अंदर की तरफ का है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहला ये कि यहाँ पर हॉट वेपर होते हैं, मतलब गर्म भाप की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन उतना नहीं होता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जलने के लिए ऑक्सीजन की अनिवार्यता है, तो चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे कम होता है इसलिए यहाँ पर जो डार्क जोन क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पूरा का पूरा कंबशन नहीं हो रहा है। दूसरा है मिडिल जोन। मिडिल जोन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मिडिल जोन जो है वो मॉडरेटली हॉट है, मतलब इसका जो तापमान होगा वो भी बाहर वाले से कम और अंदर, जो सबसे अंदर का हिस्सा है, उससे ज्यादा होगा। इसीलिए इसको मध्यम
तापमान वाली जगह हम बोल रहे हैं। अब ये दिखने में कैसा होता है, ये शाइन करता है, चमकदार होता है, और यहाँ पर जो कंबशन है वो अंदर वाले लेयर से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। अब जो सबसे बाहर का हिस्सा है, ये आपको रंग पर भी आप देख पा रहे होंगे कि आपको लाल दिखता है, और सबसे ज़्यादा गर्म भी यही होता है। ये आउटर मोस्ट जोन होता है जो जिसका रंग लाल होता है, और सबसे ज़्यादा तापमान भी इसी जोन का होता है। यहाँ पर लगभग 1800 डिग्री तापमान होता है। ये कलर में आपको रेड कलर का दिखेगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, और तीसरा यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा शाइन मिलेगा। अब मानिए आपने इस मोमबत्ती का उपयोग अपने घर में किया होगा रोशनी के लिए, लेकिन इसके तापमान का भी उपयोग बहुत ही अलग जगह से और बहुत ही सामान्यतः पाया जाता है। जैसे जितने भी गहने हमारे घर में हम जो गहने उपयोग करते हैं, जो गहने बनाने वाले लोग हैं, जो सोनार होते हैं, वो इस मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं। किस तरह से, ये सोने को अपने एक तरीके से ढालने के लिए उसके तापमान देना पड़ेगा, उसको गला करके उस शेप में लाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, एक कैंडल, एक मोमबत्ती को जला करके एक पाइप के माध्यम से जो अंदर की जो लेयर है उसको वो उनको जिस तापमान का जरूरत होता है लौ के, उस लेयर को ये फूंकते हैं। फूंक करके जो हवा के माध्यम से ये कैंडल के जो टेम्परेचर है इससे उस सोने को गलाते हैं और वैसा ही रूप प्रदान करते हैं। तो इसका उपयोग, इसके तीनों लेयर के बारे में जानकारी, दिखता कैसा है, तापमान कैसा होता है, और कंबशन की प्रक्रिया क्या होती है, तो मूलतः हम इस माध्यम से इन सारी चीज़ों को समझ पाए हैं। तो दोस्तों आज हमने ये सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, ये है कार्बन। अब दोबारा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। मूलतः कार्बन एक नॉन मेटल है। ये किस चिन्ह से जाना जाता है, सी फॉर कार्बन। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब ये रंग में कैसा होता है, काला रंग हमें कार्बन की याद दिलाता है। आप इसको बड़ी ही आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं। ये देखने में कैसा होता है, षटकोण यानी हेक्सागोनल शेप में पाया जाता है। क्योंकि ये सब जो चीजें हैं, एटॉमिक नंबर, इसका जो शेप है, ये सब हमें आगे जब इसके कार्बन कंपाउंड को हम पढ़ेंगे तो हमें ये मददगार होगा। तो हमें ये चीजें बहुत ही ध्यान से रख करके समझने की चीज है। कार्बन किन चिन्हित जाया जाता है, सी, एटॉमिक नंबर 6, शेप हेक्सागोनल षटकोण, रंग काला। सामान्यतः ये किस किस फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड, ग्राफाइट, कोल, लैम्प ब्लैक, वुड चारकोल, फुलरीन, कैल्शियम कार्बोनेट, शुगर यानी शक्कर, ये इस तरह के फॉर्म्स में पाया जाता है। अब हमने अगली चीज क्या पढ़ी थी, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या होता है, विच हैज फिजिकली डिफरेंट इन प्रॉपर्टी बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब जो भौतिक रूप से भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक रूप से समान होते हैं, उसे हम एलोट्रॉप कहते हैं। ये किन किन चीजों के हो सकते हैं, कार्बन के हो सकते हैं, फास्फोरस के हो सकते हैं, सल्फर के हो सकते हैं, और टिन के हो सकते हैं। ये अलग अलग चीजों के एलोट्रॉप हो सकते हैं। अब कार्बन के एलोट्रॉप कैसे होते हैं, इसका वर्गीकरण क्या होता है, तो जैसा कि हम यहां पर भी देख पा रहे हैं, क्रिस्टलिन और एमॉर्फस। क्रिस्टलिन क्या था, जो ठोस होता है, जो ठोस पदार्थ में उसका वर्गीकरण होता है वो होता है डायमंड, ग्राफाइट, फुलरीन। फुलरीन जो है ये इसके साइंटिस्ट जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, जिन्होंने खोज करी थी, उनके नाम से ही जाना जाता है, फुलरीन बकमिनिस्टर। अब दूसरा फॉर्म क्या है, एमॉर्फस, मतलब पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में ये कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, इस तरह से ये दिखता है। अब ये कार्बन जो होता है ये किस किस तरह से हमारे आसपास उपस्थित होता है, ये फ्री स्टेट में भी होता है और कंपाउंड स्टेट में भी होता है। फ्री स्टेट में कैसा होता है, जिसमें सिर्फ कार्बन होता है, उसको हम फ्री स्टेट बोलते हैं। मतलब डायमंड, ग्राफाइट, कोल, ये जो है ये कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है, मतलब एलिमेंट स्टेट में। दूसरा कंबाइंड स्टेट, मतलब कंपाउंड में। कंपाउंड में ये शुगर के फॉर्म में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। यहां पर Ca जो है वो कैल्शियम को चिन्हित कर रहा है, C कार्बन को और O ऑक्सीजन को। वैसा ही शुगर यानी शक्कर, मतलब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11।
यहां पर C कार्बन, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन को चिन्हित करता है। अब इसके अलावा कंबशन, हमने कंबशन के बारे में भी पढ़ा। कंबशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ एक निश्चित तापमान पर जाकर के प्रज्वलित होता है, दहनशील होता है, जलता है। अब जब ये जलता है तो ये 3 तरह की ऊर्जा को अपने अंदर से बाहर की ओर निकालता है। ये अलग अलग ऊर्जा के तरह होते हैं, जिसमें से एक होता है उष्णा, दूसरा होगा आवाज, तीसरा होगा रोशनी। ये अलग अलग तरह का है। इसका उदाहरण हमने पटाखे के रूप में समझा था कि जब भी पटाखा जलता है तो वो हमें आवाज, रोशनी और तापमान, ये तीनों उत्पन्न करके इस प्रक्रिया को उत्पन्न करता है। अब इसमें 2 तरह के होते हैं ये पदार्थ, जो कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल, मतलब जो दहनशील और अदहनशील। दहनशील वो पदार्थ होता है जो जलता है, अदहनशील वो होते हैं जो नहीं जलते। दहनशील का जो उदाहरण है वो है कोल, चारकोल, लकड़ी, लैम्प ब्लैक, केरोसिन, पेट्रोल। और अदहनशील मतलब नॉन कंबस्टिबल का जो उदाहरण है वो है पत्थर, रेत और सीमेंट। अब वो तापमान जिसमें जाने के बाद दहन होता है, मतलब जलता है, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग वस्तु की अलग अलग होती है। ठोस पदार्थ की ज्यादा होगी, द्रव्य की कम होगी और गैसियस पदार्थ की और कम होगी, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक दूसरे के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है, द्रव्य में कम होता है और गैस में और कम होता है। तो जो जितना ज्यादा एटॉमिक कंट्रोल उसका कम होगा, उतना कम टेम्परेचर पे वो आग उत्पन्न होता है। अब इसके लिए हमने एक उदाहरण के तौर पे समझा था कि ईंधन, फ्यूल, ऑक्सीजन और उष्णता। ईंधन जो ये फ्यूल है, किसी भी आग को लगने के लिए इन तीनों की अनिवार्यता है। वहां पर ईंधन भी होना अनिवार्य है, ऑक्सीजन भी होना अनिवार्य है और उष्णता भी होना अनिवार्य है। मतलब यदि ईंधन है, मानिए पेट्रोल है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं है और तापमान नहीं है, तब तक वो पेट्रोल नहीं जलेगा, लकड़ी नहीं जलेगी। यदि उदाहरण के तौर पर मैं एक ईंधन को लकड़ी के रूप में लेता हूं, एक लकड़ी जो है वो गीली लकड़ी है और वहां पर आपने ढक दिया है, उसको एक बर्तन में डाल दीजिए लकड़ी को और ऊपर से बंद करके ढक दीजिए। मतलब वो इस तरह से ढका हुआ होना चाहिए कि लकड़ी के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो क्या अग्नि लगेगी? उत्तर होगा नहीं। अग्नि तब तक नहीं पकड़ेगी जब तक वहां पे ऑक्सीजन और उष्णता, तापमान नहीं आएगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था मित्रों? हमने पढ़ा था मोमबत्ती के अलग अलग लेयर को। जो लौ जलती है उसके अलग अलग लेयर होते हैं। पहला सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला, उसके बाद मध्यम वर्गीय, उसके बाद जो सबसे बाहर में होता है। अब इनमें सबसे गर्म कौन सा होता है? बाहर वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। अब जब वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कंबशन अच्छा होगा, तो तापमान के कारण आपको वो जगह लाल कलर की दिखाएगी, रेड कलर की दिखाई देगी। उससे कम जहां पर ऑक्सीजन पहुंच रहा है, कम कंबशन हो रहा है, तो उसका जो रंग होगा वो आपको येलोइश दिखेगा, मतलब पीले रंग का दिखता है। और जो सबसे अंदर वाला होता है वो आपको नीला या काला नजर आएगा। ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है, यहाँ पे सबसे कम कंबशन होता है। तो इस तरह से हमने आज ये जो चैप्टर था कार्बन, उसको यहाँ तक समझ करके खत्म किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।